गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। जय हिंद सभी को। मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को बताएं। स्निग्धा जी, नेहा गुड जी, इवनिंग। प्रिया जी, शैलवी, सोनाली, आप सभी का आपके इस शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, गुड इवनिंग जिसमें सर। हाँ जिसमें हम लोग सभी को गुड इवनिंग, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं। जो हमारा मेन पॉइंट होता है, उस पॉइंट जो हम लोग का मेन केंद्र बिंदु है, वह है आपका नेट जेआरएफ की तैयारी करना। इसके अंतर्गत जितने भी भारत में जितने भी एजुकेशन से सिलेबस, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी सिलेबस होते हैं, उन सिलेबस को हम लोग कवर अप करते हैं और उसी को आधार बना के आगे की चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो पढ़े, यूनिट फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। यूनिट सेकंड में भी लगभग सेक्शन ए अब कंप्लीट होने वाला है। कौन सा? यूनिट सेकंड में एजुकेशनल हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, एजुकेशनल हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, एजुकेशनल हिस्ट्री में हम लोगों ने लगभग लगभग कंप्लीट करने की कगार पे आ गए, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल कमीशन ऑन टीचर। क्या पढ़ेंगे? नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन गुड इवनिंग सर। टीचर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सविता जी। ठीक है, ये पढ़ रहे, जिसमें हम लोग 1999 1999 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं शिक्षक पर राष्ट्रीय आयोग। क्या बोलते हैं? शिक्षक पर राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय आयोग 1999 में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग काफी चीजें देखेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे भी। लेकिन उससे पहले आप सभी को पता है कि हम लोग वार्म अप क्लास जरूर करते हैं। तो वार्म अप क्लास में हम लोग को क्या मिलेगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षक आयोग ना। राष्ट्रीय शिक्षक आयोग। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक आयोग से संबंधित पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं, पूरा का पूरा होल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जिसमें हम लोगों ने कल की क्लास में 1986 को भी रिवाइज किया। 1986 का जो आपका संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, जो 1992 में आई थी, उसको हम लोगों ने कल की डेट में डिस्कस किया। साथ ही में आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा जो कंडीशंस बताए गए उनको दिया, और साथ में हम लोग जनार्दन रेड्डी जो कि 1992 में आई थी, उन सब पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था कल की डेट में। ठीक है, तो क्या आप लोग वार्म अप क्लास के लिए तैयार हो? बताओ सभी लोग। ठीक है, वार्म अप क्लास के लिए सब लोग तैयार हो, रेडी हो? बताओ एक बार। जी सर। तैयार है ना? तो चलिए, चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किससे? आज सविता जी से बात करेंगे, जिसमें हम लोग को दिया है फोर प्रोपोर्शनल। ये अनुपात है, ठीक है, रेशियो है, अनुपात है। ये अनुपात की बात करेंगे, 4:1 और 2:1। ये किसके लिए, किस आयोग ने या किस समिति ने इसकी बात करी है? बताएं, सबसे पहले समिति का नाम बताएं। इस समिति का नाम है जनार्दन रेड्डी समिति, जो 1992 में आया था। हाँ, और जो आपने रेशियो पूछा है, वो रेशियो है 2.1 का हायर, सॉरी 4.1 का है प्राइमरी, प्राइमरी के लिए है। और जो अपना 2.1 का है हायर प्राइमरी के लिए। 2 प्रोपोर्शनल, 2:1, 2:1 की बात है ना, पॉइंट वाली बात नहीं करेंगे, अनुपात वाली बात करेंगे। ठीक, तो ये चीजें हम लोगों ने बात कर दी। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग को क्लियर हो गया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर इसके बाद इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीजें, वो भी हम लोग देखेंगे। फिर हाँ, बोले। सर इसमें जनार्दन रेड्डी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में
ब्लैक बोर्ड को हायर प्राइमरी एजुकेशन में भी लागू करने की बात की गई थी। जी, और जो 3 इतना कमरे 3 महत्वपूर्ण ये टीचर की सब तो बात की इनका गई। था। हाँ, इतना इतना महत्वपूर्ण ये था इसमें इनके बारे में। ठीक है, ये क्लियर है ये सबको जी। इतने पॉइंट ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं किससे पूछा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को यहाँ पर कौन है, सेल्वी जुड़ी है। सेल्वी से नीचे देखते हैं, सेल्वी जुड़ी है। सेल्वी हमको बताएंगी इसमें कि भाग 7 में क्या बात करी गई है। भाग 7 या पार्ट 7 भाग 7 में क्या बात करी गई है। सर नो चेंजेस में कोई बात नहीं करी। अच्छा, कोई बात नहीं करी है, हमने सोचा कोई बात करी होगी इनमें। ठीक, नहीं सर, चलिए। सबसे अच्छा तो यही है। हाँ, नो चेंजेस। अब नो चेंजेस की अगर बात हो रही तो अब हमको ये भी पता होना चाहिए नो चेंजेस और किन किन भाग में नहीं हुई है। तो क्रम से आप बताओ, नंबर 1 से स्टार्ट करो, चलो। 1 1 2 2 7 7 तो वही है, चलो 7 भी लिख लिया। 11 और 12। 11 और 12, ठीक है, 11 हाँ, और और सर 12 9 भी है। और 9 भी है 9 आपका, भी है। यहाँ पर 9 भी हाँ। है। ठीक है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 छह ऐसे भाग है जिसमें किसी भी प्रकार के संशोधन की बात नहीं करते यहाँ पर। क्लियर है। फिर जी इसके सर। बाद चलिए, इसके बाद हमको ये बताएं आप शैली जी कि यहाँ पे 6% यहाँ पे बोला गया। इन्होंने कहा कि 6% से अधिक जो है शिक्षा पर खर्च किया जाए, 6% से अधिक। तो अब ये बताओ किस भाग में कहा गया है। अब ये 6 भाग तो निकल गए, बचे 6 भाग। सर 10 10 में कहा गया है। भाग 10 में सर। चलो, भाग 10 में कहा गया है। ठीक है, अब यहीं पर बात करते हैं। जब इतनी चीजें हम लोगों ने कर ली, भाग इतने की बात करी हम लोगों ने, फिर यहीं पर हम लोग को एक चीजें कहा जाता है कि प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा में SUPW को अनिवार्य कर दिया जाए। किसको, SUPW को अनिवार्य कर दिया जाए, जो कि नेहा हमको बताएंगे इसमें कि किस आयोग ने या किस कमेटी ने इसकी बात करी है। कल भी हम लोगों ने इस पर बात करी थी। सर राममूर्ति समिति ने बात की थी। ठीक है, राम मूर्ति समिति ने, लेकिन इससे पहले किसने बात की थी SUPW की। सर मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग ने। वोकेशनल एजुकेशन को। हाँ, मुदालियर आयोग की बात करेंगे। फिर यहीं पर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे जिसमें CCE हम लोग बात करेंगे। ECCE सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म बताएंगे, हमको प्रिया जी बताएं क्योंकि ये ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। चलिए। ECCE का फुल फॉर्म हाँ। ये पूर्व प्राथमिक बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए चलाया गया था। हाँ। इसे कहते हैं सर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। हाँ, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ये किस भाग में बात करेगी इसकी। ये भाग 5 में आपका आता हाँ, है। भाग 5 में आएगा। जी, जिसमें कहते हैं ना विभिन्न स्तरों की शिक्षा का पुनर्गठन किया गया था इस भाग में। हाँ। तो इसमें सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात की गई थी, क्योंकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा में उसमें बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए यहाँ पर केयर और एजुकेशन को साथ में जोड़ा गया। ठीक, तो 5 भाग में क्या संशोधन किया गया होगा। भाग 5 में किस प्रकार का इन्होंने संशोधन करने की मंजूरी करी थी। और प्राइमरी में भी इंटरेस्ट के अनुसार मतलब बच्चों को पढ़ाने के बाद गति निर्धारक विद्यालय जो भाग 5 में टोटल कितने संशोधन किए हैं, संख्या बता दे बस। सर मुझे तो 3 4 टोटल 7 करे गए इसमें ना। टोटल 7 मतलब टोटल 7 संशोधन किए गए हैं। ठीक है, जिसमें 7 संशोधन में इसमें सबसे प्रमुख अगर आपको क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि सन 2000 तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इन्होंने मिशन चलाया। दूसरा,
प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों में 50% महिलाओं के लिए इन्होंने क्या किया, उसको महिलाएं हो, इन्होंने ये बात रखी संशोधन करके। ठीक, यहीं पर अगर हम देखेंगे तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम, जैसा कि आपने बताया, 3 बड़े बड़े कमरे होने चाहिए और 3 अध्यापक होने चाहिए। ऐसी संकल्पनाएं हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। तीन तीन वाला तो सर जो राममूर्ति में शायद आया था ना, इसमें तो दो राममूर्ति बड़े कमरे, दो यो उसमें जो है दो या एक दो की बात करी थी, लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे संशोधन वाले में, तो संशोधन वाले में आपको साफ साफ बोला गया है कि तीन कम से कम 3 बड़े संशोधन बड़े वाले में कमरे 3 होने आया चाहिए। था। जी, संशोधन वाले में तो 3 आया था, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ। 1986 में तो यही कहा गया था कि 2 बड़े कमरे, 2 शिक्षक, जिसमें से एक प्रमुख रूप से महिला होगी। ये बिल्कुल, मैं उसका बता रही हूँ, 1986 वाला। अब यहाँ पर इसी 5वें भाग में नामांकन बढ़ाने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा चला रहे हैं। तो याद रखना है, जहां पर निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात होगी, वहां पर माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों को, अनुसूचित जाति को एवं जनजातियों के बच्चों को नामांकन, उनका एडमिशन कराने पर अधिक जोर या बल देते हैं यहाँ पर। ठीक, अब स्निग्धा हमको बताएंगे भाग 6 में क्या क्या इन्होंने संशोधन किया है। भाग 6 में, भाग 6 में हाँ, पार्ट 6 वो में अखिल भारत ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निक एजुकेशन बिल्कुल की सही, मजबूत होने की बात की थी, वो आइसेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को मजबूत करने के लिए उन्होंने बताया था हम लोग को। ठीक है, सोनाली अभी बची है, सोनाली से भी पूछा जाएगा, नहीं सोनाली कहेंगे हमसे नहीं पूछा गया। अब सोनाली हमको बताएंगे कि जब संशोधन हो गया, संशोधन होने के बाद हमने 3 पॉइंट आपको लिखाए थे, उन 3 पॉइंटों को बताओ, मेन पॉइंट जो मैंने बताए थे आपको, जिसे प्राथमिक, सबसे पहला पॉइंट था आपका प्राथमिक स्कूल खोलने की क्या कंडीशन बनाई थी इन्होंने, बताओ, प्राथमिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल खोलने की कंडीशन क्या बताई इन्होंने, सोनाली? जी सर। हाँ, लिखा है पॉइंट कि 300 जनसंख्या वाले क्षेत्र के स्थान पर 200 जनसंख्या की, जहां पर पॉपुलेशन 200 हो, वहां पर प्राइमरी स्कूल खोले जाए। 300 ज्यादा हो गए ना, तो वहां पर जहां पर 200 स्टूडेंट हमको मिल जाए, वहां पर प्राइमरी स्कूल खोलने की बात करिए। फिर इसके बाद दूसरे पॉइंट में क्या बताया है, दूसरे पॉइंट में किलोमीटर वाली बात थी ना कुछ, तो बताओ क्या था? हायर प्राइमरी स्कूल को बोला था ना, हायर जी सर, हायर 3 किलोमीटर की दूरी पे हायर प्राइमरी स्कूल, 1 किलोमीटर की दूरी पे ये प्राइमरी स्कूल, पुरानी बात हो और गई, ये पुरानी प्राथमिक बात है। स्कूलों की इन्होंने कहा कि जी सर। 3 किलोमीटर दूरी के स्थान पर 2 से 3, मतलब रेंज क्या होगी, 2 से 3 किलोमीटर के अंदर ही आपको हायर प्राइमरी स्कूल खोले जाने की बात इन्होंने कही थी। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन आ सकता है, ये फर्स्ट पेपर में आ ही सकता है, कि जिसमें बोला जाता है कि इग्नू की सहायता के लिए दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना प्रत्येक राज्य में, और इनके हेल्प प्रत्येक के राज्य लिए में क्या सर बोला ऐसा इन्होंने, विद्यालय खोलने की योजना। रेडियो और दूरदर्शन को सर जोड़कर बोला इसका जा। विस्तार किया जाए। ठीक है, किसको, जी सर। रेडियो और जी सर। दूरदर्शन को जोड़कर इसका विस्तार किया जाए, दूरदर्शन को। ये कंडीशन यहाँ पर बताते हैं। तो इतने पॉइंट हम लोगों ने कल की डेट तक कंप्लीट कर लिए हैं। बताओ सबको क्लियर ना, इतने पॉइंट्स तक हम लोगों ने कल जो है सब कुछ कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने। ठीक, अब चलते हैं हम लोग किस पर, जो आज की डेट में हम लोग को डिस्कस करना है, किस पर डिस्कस करना है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, एनसीटी। ठीक है,
ई नहीं जोड़ा अभी हमने। हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक आयोग के बारे में पढ़ेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कंप्लीट एनसीटीई होना चाहिए, तो ई वाला कहानी अलग है, लेकिन इसकी कहानी अलग है एनसीटी की बात, जिसमें नेशनल कमीशन ऑन टीचर की बात करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग करेंगे बात इसकी, तो इसके बारे में देखिए क्या चीजें हम लोग को मिलती है। सबसे पहले ठीक, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नेहा, प्रिया जी, सविता जी, सैलवी जी, सोनाली जी, बताओ आप सभी। नहीं सर, आज मिड डे मील का पता चला। मिड डे मील का जो था नया नाम आया है। हाँ हेलो, हाँ, इसका नया नाम मुझे नहीं पता था कि इसका नया नाम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम हो गया है। भोजन शक्ति निर्माण निधि। हाँ, निधि है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण निधि स्कीम लिखी थी सर। आज बच्चे क्लास में बता रहे थे करके, मुझे एक ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ, भोजन शक्ति। सर, हाँ बोले। सर आज जो शाम को आप क्वेश्चन करा रहे थे, हाँ? वो विकिरण वाला, हमने अटेंड नहीं कर पाए सर, सॉरी, गाइड के घर चले गए थे हाँ, सर। लास्ट में आपने वो कैसे कहा आपने सर, वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हम नहीं ले पाए, तो एग्जैक्ट पूरा नहीं याद है, लेकिन वो कैसे ये था कि ग्रामीण में कम रहता है, जैसे शहर में वो उसके वजह से ज्यादा सर वो परेशानी। अच्छा ठीक समझ गए कौन सा क्वेश्चन ये था कि जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं उसका जो है जो विकिरण ऊर्जा होती है वो कहाँ पर ज्यादा अधिक प्रभावी रूप से अब तक कार्य करती है। तो अब शहर और गांव की बात होती है, तो शहर में इसलिए सूर्य की किरणें अधिक प्रभावित होती है क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इन्वायरमेंट कम है आपका, तो इसलिए यहाँ पे सफोकेशन ज्यादा है। यहाँ पर इतनी चीजें होने की वजह से जो विकिरण ऊर्जा जो कि रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है गांव की अपेक्षा शहरों में। गांव में उसको झेलने के लिए, उसको बर्दाश्त करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि काफी दूरी पर आपको तालाब मिलते होंगे। हाँ सर, वो मुझे समझ में आ रहा है कि अल्ट्रा रेज जो आती है तो वो हमें नुकसान करती है, तो उसमें ये था ना कि शहर में कम पड़ती है और मतलब गांव की अपेक्षा। नहीं, वहां पर उल्टा, उसमें गांव में ज्यादा, गांव में कम पड़ती, शहर में ज्यादा पड़ती है। ठीक, उस क्वेश्चन को देख लेंगे, उस क्वेश्चन को हम देख लेंगे। उल्टा समझ गई है, अभी हम देख लेंगे ना क्वेश्चन शायद हम गलत सही कह रहे हैं। हाँ, वो चीज तो हम भी जानते हैं कि अल्ट्रा रेज शहर में ज्यादा पड़ती है, ये पॉपुलेशन और पोल्यूशन की वजह से। वो लाइन को ना आपने ना अपेक्षा जो वर्ड जोड़ा गया उसको आपने थोड़ा सा ना अलग कर लिया और वहीं से सब गड़बड़ हो गया। उसमें यही था, उसका सरल लाइन ये था कि मतलब शहरों में अल्ट्रावायलेट किरणें कंपेयरिंग टू गांव ज्यादा मतलब असरदार होती है। ठीक है, हम ज्यादा और कम में कंफ्यूज हो गए। हाँ चलिए कोई बात नहीं। हाँ, क्वेश्चन आपका जो था ज्यादा और कम वाला हम बता देते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं आप? सर मुझे ध्यान नहीं है, वो स्क्रीनशॉट हम ले ही नहीं पाए उसका। आई थिंक 62 इसी के आसपास था, कंफर्म नहीं है। नहीं 62 नहीं है, चलिए उसको देख लेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 65 था। उसमें क्वेश्चन क्या था, कह रहा है कि पहला अभिकथन जो है जिसमें कहता है किसी शहर के मध्य भाग में रात का तापमान अगल बगल के ग्रामीण क्षेत्रों के समकालिक तापमान से आमतौर पर अधिक होता है। मतलब जो शहर का जो भाग होता है, ये सही है। हाँ, यही सही लाइन है। एक समकालिक मतलब एक ही काल, एक ही समय में। हाँ जी सर, ये तो हमें भी दूसरा पॉइंट बोलता है कि शहरी क्षेत्रों में
होने वाली विकिरण हानियां ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली विकिरण हानियां से कम होती हैं। ठीक, ये लाइन देखिए सर यही पॉइंट है। हाँ, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में होने वाली विकिरण हानियां ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली विकिरण हानियों से कम होती। तो इसका आंसर क्या बताया था हम लोगों ने? सर आपने दोनों सही बता दिया था, हम वही कह रहे थे कि सर पहला सही है और दूसरा गलत। ठीक है, तो यहाँ हम पर ये लोगों का क्वेश्चन सी था कि लगता है। तो अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी शहर के मध्य भाग में, ठीक है, क्या कह रहा है? जी कह रहा है कि पहली वाली लाइन नहीं, दूसरी वाली लाइन पढ़िए, उसी में है। सर दूसरी वाली लाइन पढ़िए, पहली वाली तो मालूम है कि वो सही है। नहीं, पहली लाइन में तो कह रहा है कि किसी शहर के मध्य भाग में रात का तापमान अगल बगल के ग्रामीण क्षेत्रों के समकालीन तापमान से आमतौर पर अधिक रहता है। मतलब कि गांवों में ठंडक रहती है और शहरों में वहां पर क्या होता है, शहरों में ज्यादा गर्मी होती है। अब हाई देखिए टेम्परेचर फिर होता कहता है है जी सर। क्योंकि, सुनिए, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में होने वाली विकिरण हानियां जो होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली विकिरण हानियां से कम होती हैं। ये लाइन बोलता है। तो ये लाइन जहां तक गलत है ना, तर्क जो है ये कह रहा है। जी सर, सर हम नहीं यही सर, बोले थे। मैं इसको पता करके बताऊंगी। विकिरण हानियां जो होती है ज्योग्राफिकल टर्म है। हाँ, और इसमें क्या होता है, विकिरण हानि मतलब उसका फैलाव, ये होता है उसका मतलब। और वो मुझे लगता है कि शहर में कम। हाँ सर एक ना सर, इसका इंग्लिश वाला देखने से भी क्लियर होगा। हाँ इंग्लिश इंग्लिश वाला आता है ना कभी कभी सर, हाँ ट्रांसलेशन में थोड़ा सा ये हो जाता है, तो इस वजह से नहीं, इंग्लिश देखना ठीक रहेगा। बोलिए ये बोलिए, विकिरण वाला एक हम एक लोग बोला टॉपिक करो, पढ़े हैं इस अच्छा सर, ये विकिरण वाला टॉपिक हम पढ़े हैं, उसमें जीके जीएस के उसमें पढ़े थे, इसका वीडियो भी देखे थे, तो इसीलिए मुझे कंफर्म था। अच्छा, तो हम इसीलिए बोल रहे थे कि शहरी क्षेत्र में विकिरण ज्यादा पड़ती है पोल्यूशन और पॉपुलेशन की वजह से, और गांव एरिया में कम पड़ती हैं। ठीक है, मतलब उसका इफेक्ट कम रहता है, थोड़ा माइनर हाँ, कम रहता इफेक्ट है कम रहता है। तो हमारे यहाँ पर ए सही है जी सर। परंतु आर गलत है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका क्लियर होगा ना कि ए सही है परंतु आर गलत है। जी चलो इसको एक बार और हम देखेंगे, इसको ना, इसको एक बार हम लोग और देख सर, लेंगे हम हम। चल सर ठीक, इसीलिए हम ये इसका आंसर बोले थे कि पहला सही है और दूसरा गलत। चल इसको हम लोग देख लेंगे ना, इसको हम देखेंगे एक बार और पढ़ लेंगे। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में हम देख लेंगे एक चीज और, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब इतनी बातें जब करते हैं तो आपका नेशनल कमीशन ऑन टीचर के बारे में जब पढ़ते हैं कि शिक्षक शिक्षा आयोग के बारे में जब पढ़ते हैं तो इसमें कहता है शिक्षक शिक्षा आयोग जो है, जो पहला पॉइंट इन्होंने बोला है शिक्षक शिक्षा आयोग प्रथम, जिसमें कह रहा है कि स्कूल शिक्षकों के लिए इसमें बोला गया है। कह रहा है कि शिक्षक शिक्षा आयोग प्रथम के बाद इसमें जो है कह रहा है कि स्कूल शिक्षकों के लिए 4 साल का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं पहला पॉइंट 4 ईयर ट्रेनिंग, ठीक है, 4 ईयर ट्रेनिंग कोर्स हो, ठीक है, कोर्स हो। कह रहा है कि ये कह रहा है कि ए 4 ईयर ट्रेनिंग कोर्स आफ्टर सीनियर सेकेंडरी, मतलब माध्यमिक, सीनियर सेकेंडरी क्या कहते हैं हम लोग, उच्च माध्यमिक, ये बोले हैं उच्च माध्यमिक के लिए। कह रहे हैं कि आफ्टर सीनियर सेकेंडरी, ठीक। कह रहा है कि उच्च माध्यमिक शिक्षा जो इसमें हो, उच्च माध्यमिक शिक्षा के बाद जो है ना, उच्च माध्यमिक शिक्षा के बाद 4 साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। किसके लिए, कह रहे कि उच्च माध्यमिक के लिए ना, कह रहे उच्च माध्यमिक के बाद, जब कभी उच्च माध्यमिक करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ना, उच्च माध्यमिक के बाद 4 वर्ष का
प्रशिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हो। पहला पॉइंट इन्होंने बोला पहले पॉइंट में, फिर दूसरे पॉइंट में बोलते हैं या फिर इन्होंने बोला है और प्रेफरेबली, ठीक है, बोलते और प्रेफरेबली ए 5 year कोर्स लीडिंग टू ग्रेजुएशन एंड ट्रेनिंग इज रिकमेंडेड। मतलब या तो अधिमानता दी जाए कि स्नातक और प्रशिक्षण के लिए, ठीक, स्नातक और प्रशिक्षण के लिए इन्होंने अग्रणी 5 वार्षिक पाठ्यक्रम की बात करी है। इन्होंने क्या बोला है कि या तो 4 वर्ष का कोर्स कंप्लीट करें, या फिर ये बोल रहे हैं ग्रेजुएशन करें, ठीक, ग्रेजुएशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ग्रेजुएशन एंड ट्रेनिंग। जब या तो आप इसको उच्च प्राथमिक के बाद क्या कहते हैं, उच्च प्राथमिक के बाद या तो आप 4 वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स कार्यक्रम करिए, या फिर कहते हैं आप ग्रेजुएशन तो करिए साथ में ट्रेनिंग भी करिए। जब ग्रेजुएशन भी करेंगे और ट्रेनिंग भी करेंगे तो इसका 1 साल केयर बढ़ जाता है। 1 साल बढ़ के क्या होता है, 5 ईयर हो जाता है आपका, ठीक, 5 इयर्स हो जाता है यहाँ पर। सर ये जो टीचरों के लिए स्टूडेंट होते हैं सर, जो मतलब स्टूडेंट होते हैं वो टीचर बनना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग ना। हाँ, उनके लिए। लेकिन यहाँ पे यह कह रहे उच्च माध्यमिक के बाद, उच्च माध्यमिक के बाद अगर आपको उच्च माध्यमिक के ऊपर की कक्षाओं को अगर पढ़ाना है तो उसके लिए आपके अंदर 4 वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम आपने किया हो, या फिर कहते हैं आपने जिस समय ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन के साथ ही आपने ट्रेनिंग कोर्स भी किया हो, जो कि 5 वर्षों का टोटल कुल मिला के 5 वर्षों का होना सुनिश्चित करते हैं इन्होंने, ठीक है। आप कहते हैं ये 2 पॉइंट हो गए आपके। सर इस लाइन को क्लियर करिए, ये कंफ्यूजिंग ये हो रहा है कि ये उच्च माध्यमिक के बाद स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए। अभी यहाँ लिखा है उच्च माध्यमिक के बाद के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए। जैसे मान लो आप हायर से ये सीनियर सेकेंडरी के टीचर बन गए। अब सीनियर सेकेंडरी के टीचर होने के बाद आप ये चाहते हो कि मैं अपने पोस्ट को आगे बढ़ाऊं, ये आगे की ओर और आगे बढ़ूं, तो उसके लिए आपको 4 ईयर आपको ट्रेनिंग कोर्स करना होगा आपको। तो 4 ईयर ट्रेनिंग कोर्स जब आप करोगे तो आप आगे की कक्षाओं में, आगे की क्लासेस में पढ़ाने के लिए तैयार हो जाओगे। फिर कहते हैं यदि आपका जो है सीनियर सेकेंडरी में भी आप नहीं पढ़ा रहे, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपसे कहते हैं कि आप ग्रेजुएशन करिए। ग्रेजुएशन के समय ही, ग्रेजुएशन के साथ आप ट्रेनिंग कोर्स भी कर लीजिए। तो ये टोटल मिला के 5 वर्षों का जब हो जाएगा तो आप जो है किसमें अधिमान, मतलब कि आपको मान्यता मिल जाएगी कि आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है, उच्च वाले में, ठीक है, ये होता है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है प्राथमिक शिक्षकों के लिए 2 साल का प्रशिक्षण होना आवश्यक है। क्योंकि फॉर एलिमेंट्री टीचर्स, किसके लिए बोल रहे हैं, फॉर एलिमेंट्री टीचर, एलिमेंट्री टीचर, फॉर एलिमेंट्री टीचर्स के लिए, जिसको प्राथमिक शिक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक शिक्षक, ठीक, प्राथमिक शिक्षकों के लिए इन्होंने 2 साल का प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। 2 इयर्स ट्रेनिंग, ठीक है, 2 इयर्स ट्रेनिंग मस्ट करा यहाँ पर, ठीक है, अनिवार्य किया, बहुत जरूरी। इन्होंने ये बोलते हैं फॉर एलिमेंट्री टीचर्स इट इज डिजायरेबल टू हैव ए 2 ईयर ट्रेनिंग कोर्स आफ्टर क्लास, क्या है कि आफ्टर क्लास 12, मतलब 12वीं कक्षा के बाद, किसके, आफ्टर क्लास टीचर, फिर बोलते आफ्टर क्लास, ठीक है, 12।
जिसको 12वीं कक्षा हम लोग बोलते हैं ना, 12वीं कक्षा के बाद पाठ्यक्रम। ये कहते हैं कि जो एलिमेंट्री टीचर होते हैं, एलिमेंट्री टीचर जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं, उनके लिए कहा है कि 2 साल का ट्रेनिंग कोर्स अनिवार्य हो। कब? जब वो 12वीं कक्षा में पढ़ाने के बाद, जब वो 12वीं कक्षा में पढ़ाते हैं उसके बाद की ये कहानी बताते हैं एलिमेंट्री टीचर्स के लिए यहाँ पर। तो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, बताओ सभी को। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? जी सर, आ रही है। वही पूछ रहा हूं। हाँ, तो यहाँ पे पहले आप देख लो, पहले पॉइंट में हम लोगों ने क्या बात करा। पहले पॉइंट में कहते हैं कि सीनियर सेकेंडरी में जो हो उसको आगे बढ़ना है तो उसको कितने साल का, 4 साल का कोर्स करना होगा, ठीक है। लेकिन जो आपको, यदि आप ये नहीं कर पाते तो अथवा लगा के ये कह रहा है यदि आप ये सीनियर सेकेंडरी से ऊपर जाना चाहते हैं तो जाने के लिए आपको, आप ग्रेजुएशन किए हो प्लस ट्रेनिंग कोर्स आपने किया हो तो आपका 5 साल का कोर्स हो जाएगा, जिसको आज वर्तमान में हम लोग देख भी रहे हैं कि इंटीग्रेटेड के रूप में, वो इंटीग्रेटेड बीएड प्लस बीए, बीएससी प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड, इन सबको जोड़कर गवर्नमेंट लेकर हम लोगों के सामने आई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, जबकि यहाँ पे जब ये कहता है कि जब ये आपने 5 ईयर ट्रेनिंग कर ली और आप एक टीचर बन गए तो आपने इंटर तक पढ़ाना शुरू तो किया। जब इंटर तक पढ़ाया फिर आपने सोचा कि हमको इससे भी आगे जाना है। क्या जाना? कह रहा है कि इससे भी आगे जाना है तो 12वीं कक्षा के बाद आपको क्या करना है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए जाना है कि 2 इयर्स ट्रेनिंग कोर्स आपका होगा टीचर बनने के लिए। समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर। ठीक, चलो, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो कुल मिलाकर माइंड में कंसेप्ट ये तैयार करना है कि 12वीं कक्षा आफ्टर 12th क्लास के बाद हमें क्या करना है, 2 इयर्स का कोर्स। आपसे क्वेश्चन आएगा कि 12वीं कक्षा के बाद यदि 2 वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम कंप्लीट किया जाता है तो वह किसके लिए हो, वह किस प्रकार के शिक्षक के लिए होता है। आपका प्राइमरी आपको आएगा, एलिमेंट्री को वैसे प्रारंभिक बोलते हैं ना, एलिमेंट्री को प्राथमिक या प्रारंभिक बोलते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट्री टीचर्स आएगा, सीनियर सेकेंडरी टीचर आएगा आपका, ठीक है। हायर एजुकेशन में आपका टीचर आएगा, असिस्टेंट। तो ऐसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे आएगा आपसे? आप लिख देंगे आफ्टर, यहाँ पे लिख देंगे सीनियर सेकेंडरी। सीनियर सेकेंडरी के बाद क्या होगा आपका, फिर इसके बाद आपको कहते हैं एलिमेंट्री, आपको 12th, अगर 12th का, अगर कोई 12th में, अगर 12th के ऊपर कोई अगर पढ़ाना चाहता है 12th के बाद तो क्या करेगा वो, आपका एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री टीचर्स हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड सीनियर सेकेंडरी के लिए उन्होंने बोला है क्या, 4 वर्षीय कोर्स के बाद, ठीक है। क्या कह रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा के बाद जो है 4 वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स, 4 इयर्स, ठीक है। 4 इयर्स यहाँ पर मानता है और यहाँ पे 2 इयर्स मानता है, ठीक। ये एलिजिबिलिटी होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहे शिक्षक शिक्षा के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये की पॉइंट्स है आपके, की पॉइंट्स, ठीक। सर ये वाला थोड़ा और, हाँ क्या हाँ, लिखा बेकार नीचे में, सीनियर सेकेंडरी। जी सर। ठीक। तो यहाँ पे की पॉइंट्स, दो की पॉइंट्स हम लोग को अभी तक निकल कर आए हम लोगों के लिए। अब क्या कहता है, कहता है शिक्षा में डिग्री पानी आपको, कह रहा है कि द इंटीग्रेटेड 4 ईयर करिकुलम फॉर अ डिग्री इन एजुकेशन शुड कंसिस्ट ऑफ जनरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल प्रिपरेशन। मतलब कह रहा है कि शिक्षा में यदि आपको डिग्री चाहिए, डिग्री के लिए एकीकृत 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में सामान्य रूप से शामिल होना पड़ेगा, और जिसमें आप या तो शिक्षा के लिए या तो पेशेवर तैयारी के लिए वो आपकी तैयारी होगी। तो कहते हैं इसमें शिक्षा की डिग्री के लिए, मतलब अगर हम बोलेंगे तो डिग्री इन एजुकेशन, डिग्री
इन एजुकेशन। ठीक, डिग्री इन एजुकेशन, आपको शिक्षा की डिग्री अगर चाहिए, ठीक है, एजुकेशन की डिग्री चाहिए, तो एजुकेशन की डिग्री के लिए उन्होंने क्या बोला कि एकीकृत 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में शामिल होना पड़ेगा। तो एकीकृत ये कह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड 4 ईयर करिकुलम, क्या इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड 4 इयर्स करिकुलम, ठीक है, 4 ईयर करिकुलम आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। करिकुलम 4 वर्ष का एकीकृत 4 वर्षीय पाठ्यक्रम आपको तैयार कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, ये किसके लिए है? या तो जब आप शिक्षा में डिग्री पाना चाहते हैं या प्रोफेशनल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर इसको भी ये लिख लीजिए प्रोफेशनल प्रिपरेशन। प्रोफेशनल प्रिपरेशन होता है आपका ना। तो ये दोनों के लिए आपको शिक्षा में यदि आपको डिग्री चाहिए तो, या फिर आपको, और इसके साथ साथ या फिर आपको प्रोफेशनल रूप से प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए इंटीग्रेटेड 4 ईयर करिकुलम कंप्लीट करना पड़ेगा। एकीकृत 4 वर्षीय पाठ्यक्रम को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट्स हम लोग को मिल गए। हम लोग को डिग्री इन एजुकेशन, आपका डिग्री इन एजुकेशन आपकी आ जाएगी, ये पहला। दूसरा प्रोफेशनल आपका या पीपी जिसको बोलते हैं, तो इसके लिए 4 ईयर कोर्स आपको करना पड़ेगा आपको, वो भी कौन सा? इंटीग्रेटेड वाला, एकीकृत वाला। ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्लियर हुए इतने? बताओ क्लियर हुआ? अगर इसको और अच्छे तरीके से, यहाँ मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? मेरी आवाज आ रही है? बताओ। ठीक है, तो अब देखो, जैसे इसको अगर इसको कंप्लीट एक पेज अगर आप बताना चाहें तो आप लिखेंगे सबसे पहले एनसीटी। ठीक है, अब एनसीटीई में सबसे पहले हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन, जैसे आपको सबसे पहले क्वालिफिकेशन बीएड के लिए क्या होनी चाहिए? ठीक है, बीएड। शिक्षा में डिग्री हम लोग क्या बोलते हैं? शिक्षा में जो डिग्री होती है उसको बैचलर ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, बीएडी तो बोलते हैं। फिर इसके बाद डीएलएड आता है आपका, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फिर इसके बाद जब ये चीजें थी तो इनके लिए हम लोगों ने अभी क्वालिफिकेशन की बात करी, किसकी? क्वालिफिकेशन, जो आप बात कर ना डिग्री इन एजुकेशन, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में जब आपको डिग्री मिल रही है तो उसमें इंटीग्रेटेड 4 इयर्स के पहले जो 1999 में बनी थी उसके लिए था यहाँ पर। ठीक है, और दूसरे में क्या कह रहे हैं? ये डीएलएड के लिए, तो डीएलएड के लिए जिसको एलिमेंट्री टीचर बनना है तो उसमें क्या कहते हैं? 12वीं कक्षा के बाद, क्या इन्होंने कहा कि 12वीं कक्षा के बाद 2 साल का ट्रेनिंग कोर्स इन्होंने मस्ट कर रखा है। अब देखिए यहीं पर आपको क्राइटेरिया एकदम कंप्लीट फुल्ली दिख रहा होगा। ठीक, साथ ही साथ इन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स बताए हैं। अब इंटीग्रेटेड कोर्स किसके लिए बताइए? इंटीग्रेटेड कोर्स इसके लिए है, बताओ। एकीकृत 4 वर्षीय एजुकेशन जो है कोर्स किसके लिए है? सिलेबस याद रखिएगा, डीएलएड के लिए बता रहे हैं। डीएलएड के लिए बोला है ना, कह रहे कि यहाँ पर डीएलएड के लिए है, नहीं डीएलएड के लिए नहीं है, डीएलएड डीएलएड के लिए नहीं है। हाँ, ये बीए बीएड वाला होगा सर। हाँ, हाँ, हाँ। ये ये दिया है डिग्री इन एजुकेशन में इंटीग्रेटेड 4 ईयर, तो डिग्री इन एजुकेशन इंटीग्रेटेड के लिए 4 ईयर, तो यहाँ पर ये कहते हैं इसके लिए है आपका।
ठीक है। तो कुल मिला के टीचिंग प्रैक्टिस इंटर्नशिप के बारे में भी बात करते हैं इसमें। अब देखेंगे इसमें और क्या बातें करते हैं। तो कुल मिला के जो इतनी चीजें लिखी गई हैं उसको समराइज करने के लिए ये ग्राफ आप समझ सकते हैं अपने पास। सर हाँ सर ये क्वालिफिकेशन आपने क्यों लिखा, मतलब ये बीएड के लिए 4 इयर्स और डीएलएड के लिए 2 इयर्स, हाँ और इंटीग्रेटेड कोर्स आपका बीएड में आ जाएगा। इंटीग्रेटेड आपका बीएड। जब कहते हैं कि कोई कोई किसी को जो है आगे डिप्लोमा बढ़ना हो तो वो कहते हैं कि या तो प्रोफेशनल रूप से आपको यदि आना है शिक्षा के क्षेत्र में तो आपको 4 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को सीखना होगा, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए ये क्राइटेरिया भी और आपके सामने निखर के सामने आएगा। सबसे पहले बताओ, इसको साफ कर दें। सर। जी सर। सर डीएलएड में ये डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं वो आ जाते हैं ना कि हाँ। वो 2 इयर्स 1 ईयर ऐसे होते हैं। डिप्लोमा इन एजुकेशन, हाँ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अभी आपके सामने और चीजें भी एकदम खुलकर सामने आएंगी ना, सब चीजें आएंगी तो खुद ब खुद आप क्लियर हो जाओगे, एक एक पॉइंट क्लियर होगा आपका यहाँ पर। सर वो जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अब देखिए यहाँ पर ये कहता है कि करते कह रहा है कि द टीचर एजुकेट, अब देखिए बोल रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है द टीचर एजुकेटर इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन शुड बी ड्रॉ फ्रॉम डिसिप्लिन ऑफ वेरियस स्कूल सब्जेक्ट एंड एजुकेशनल डिसिप्लिन लाइक साइकोलॉजी, सोशलॉजी एंड फिलॉसफी ईटीसी। मतलब कह रहा है कि शिक्षा में अगर हम कॉलेजों में शिक्षकों, अगर हमसे कह रहे हैं कॉलेज है, समझेंगे हम लोग, कॉलेज है, कॉलेज में इनको टीचर एजुकेटर चाहिए, टीचर, ठीक है, टीचर एजुकेटर चाहिए, ठीक है, टीचर एजुकेटर इनको चाहिए यहाँ पे। तो ये कंडीशन बोलते हैं, कह रहे हैं कि यदि स्कूल इनको जो है कॉलेजेस में टीचर एजुकेटर चाहिए तो टीचर एजुकेटर के लिए उन्होंने बोला कि विभिन्न स्कूल विषयों, मतलब स्कूली विषय जो होते हैं और शैक्षिक विषय जो होते हैं उनको शामिल करना चाहिए। तो उसमें किसको शामिल किया गया, इनको सब्जेक्ट को बताओ, इसमें कौन कौन से स्कूली सब्जेक्ट लिए हैं, बोलेंगे स्कूल सब्जेक्ट एंड एजुकेशनल सब्जेक्ट, ठीक है, एंड एजुकेशनल सब्जेक्ट, ठीक, एजुकेशनल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो बताओ इसमें 3 पॉइंट इन्होंने बताए हैं फॉर में, जैसे बताया साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बताया है। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं तो दूसरे पॉइंट में उन्होंने समाज शास्त्र बताया जिसको बोलते हैं सोशियोलॉजी, सोशलॉजी बताया। और तीसरा पॉइंट जो बताया है जिसको बोला इन्होंने, क्या बोला है, फिलॉसफी, ठीक है, फिलॉसफी बोला है। इसी को हम लोग फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं, याद रखेंगे क्या, आपका मनोविज्ञान हो गया, इसको क्या बोलेंगे, मनोविज्ञान हो गया, मनोविज्ञान के साथ समाजशास्त्र, समाजशास्त्र के बाद दर्शन शास्त्र। क्वेश्चन आया था सर, ठीक, तो इसको जो है फाउंडेशन कोर्स में रखा जाता है। अब फाउंडेशन कोर्स क्या होता है, जो स्कूली विषयों के अतिरिक्त और विषय जो पढ़ाने चाहिए शैक्षिक चीजों में, शैक्षिक विषयों में, तो इनको इन्होंने जोड़कर रखा है स्कूली विषय और शैक्षिक विषयों में। तो ये आपके फाउंडेशन कोर्स आते हैं आपके, ठीक है, क्या आते हैं, फाउंडेशन कोर्स में आते हैं। इसमें साइकोलॉजी, याद रखिएगा यही 3 सब्जेक्ट आते हैं, इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं आता है आपका, ठीक है। हाँ कंपलसरी इसको मस्ट क्वेश्चन पूछना था। हाँ, इससे क्वेश्चन पूछेगा कि फाउंडेशन कोर्स पे कौन कौन से आएंगे सब्जेक्ट, तो यही 3 सब्जेक्ट। सर जैसे रिक्रूटमेंट आती है सर, क्या सर जैसे रिक्रूटमेंट आती है, जैसे कहीं किसी कॉलेज में जॉब के लिए वैकेंसी आती है तो उसमें जो फाउंडेशन कोर्स रहता है तो वो लोग ये चीज पढ़े होते हैं ना।
हाँ, उसमें ये रहता है कि कोई यदि इसमें ये क्राइटेरिया है, यदि कोई बीएड किया है, बीएड के साथ मनोविज्ञान किया है, तो उसको डायरेक्ट ले लेते हैं, उसको एमएड की जरूरत वो नहीं मानते हैं। ठीक है, जैसे दर्शन शास्त्र फिलॉसफी है, तो फिलॉसफी में जैसे उसने बीएड किया है, बीएड के बाद उन्होंने फिलॉसफी से ही उन्होंने पीजी किया, नेट क्वालिफाइड है, पीएचडी है उनका, तो उनका डायरेक्ट हो जाएगा। वैसे ही समाजशास्त्र में भी ये बोलते हैं कि ये जो है स्कूली सब्जेक्ट इनके नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं टीचिंग सब्जेक्ट से करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती, ये टीचर भी उसमें अवेलेबल एलिजिबल है बीएड कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए। यदि हम बीटीसी कॉलेजेस की बात करते हैं, तो बीटीसी कॉलेजेस की भी क्राइटेरिया क्या होता है आपका, कि आपका बीएड हो, बीएड के साथ साथ आपने एमएड कर रखा हो, और एमएड के साथ आपने कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट कर रखा हो, वहां पर नेट की कोई अनिवार्यता नहीं होती, पीएचडी की कोई अनिवार्यता नहीं होती है। ठीक है, वहां पे आपका हाँ जी सर, जी सर। हाँ, तो वहां पर आपको पढ़ाने के लिए मिल जाएगा, आपका आप अप्रूव टीचर के रूप में वहां पर काम करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए। तो सर एजुकेशन में मतलब ये जो फिलॉसफी की टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, तो क्या मतलब एजुकेशन इसमें इंक्लूड नहीं रहता है? अभी कुछ दिन पहले एजुकेशन को फाउंडेशन कोर्स में जोड़ा गया, लेकिन एनसीटीई की गाइडलाइन आई जिसमें एजुकेशन सब्जेक्ट को हटा दिया गया। ठीक है, एजुकेशन सब्जेक्ट को जी डिनाई सर, जी कर सर, दिया गया कंफ्यूजन है। हो रहा था सर। अभी हाल ही में ये हुआ है केस। तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिलोसॉफी पढ़ते हैं, ये तीन मेन पिलर है। हाँ, ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहता है, इसमें कहता है कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अ टीचर एजुकेटर शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट। क्या कह रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, पीजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन द सब्जेक्ट। अब पोस्ट ग्रेजुएट इन द सब्जेक्ट मतलब कह रहा है कि आपको पीजी होना चाहिए, पीजी के साथ साथ ये क्या बोलते हैं, बीएड हो, आपका बीएड हो, बीएड के साथ साथ और क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी बाई एमएड डिग्री। यहाँ पर इतनी क्राइटेरिया हो तब आप जो है एलिजिबल है पढ़ाने के लिए। मतलब कहता है कि एक शिक्षक जो भी टीचर एजुकेटर होता है, उसके लिए न्यूनतम योग्यता जो विषय में स्नातकोत्तर डिग्री हो, बीएड की डिग्री हो, और अधिमानता एक एमएड की डिग्री होनी चाहिए। ये तो इतनी डिग्री आपके पास हो तब आप जो है टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। ठीक है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आप टीचर बन सकते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम जहां पर भी सिखाए जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले आपको पीजी होना चाहिए, फिर बीएड होना चाहिए, फिर आपको एमएड होना चाहिए। ठीक है, और याद रखिए पीजी में भी आपको कह रहा है कि यदि आपको विशेष वर्गों में जाना है तो आप मनोविज्ञान से हो, समाज शास्त्र से हो, या दर्शन शास्त्र से, इन तीन से हो, या फिर स्कूली सब्जेक्ट से हो। स्कूली सब्जेक्ट कौन से कहलाते हैं, जो क्लास 10 तक, जो क्लास 10th तक जो पढ़ाए जाते हैं उनको स्कूली सब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या एनसीटी बोलता है। चार सामाजिक विषय। हाँ बोले सर ये जो सामाजिक विषय सोशल वो उसमें आते स्कूली सब्जेक्ट, भाषा गणित और क्या बोलना चाह रही है सर, स्कूली सब्जेक्ट किसको कहते हैं वो बता रहे हैं, भाषा गणित और 4 सोशल सब्जेक्ट। हाँ, भाषा गणित और 4 सोशल सब्जेक्ट होते हैं ना, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और एक और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नोट करा दें सर, नोट करा दें। चलो नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यदि किसी को टीचर बनना है तो एलिमेंट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के में जाइए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विथ बीएड ट्रेनिंग। मतलब कहता है कि प्रारंभिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए शिक्षक जो टीचर एजुकेटर के लिए न्यूनतम योग्यता होती है, लिख लीजिएगा। कह रहा है कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अ टीचर एजुकेटर फॉर द एलिमेंट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या कह रहा है, एलिमेंट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, शुड बी अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ बीएड ट्रेनिंग। मतलब कि सेकंड में कह रहा है कि पीजी हो और प्लस बीएड हो। तो ये किसके लिए कह रहा है, ये एलिमेंट्री के लिए,
एलिमेंट्री ट्रेनिंग कहलाएगी ये, ठीक, एलिमेंट्री ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, प्रारंभिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए, जिसको बोलते एलिमेंट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एलिमेंट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक, जो प्रारंभिक, इसको बोलते हैं प्रारंभिक प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। ये जो है आपको बीएड फैकल्टी में पढ़ाने के लिए, ये आपका एलिमेंट्री वाला जो होता है उसमें पढ़ाने के लिए आपको पीजी प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसकी क्राइटेरिया वर्तमान समय में अब बदल दी गई है। वर्तमान समय में यही एलिजिबिलिटी इसमें मांगी, इसमें प्लस करके अब जो है वर्तमान समय अगर देखेंगे कि इसमें प्रेजेंट टाइम में लिखेंगे, प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में कहता है कि नेट हो या पीएचडी हो आपका, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी हो तब जाके वो बीएड में पढ़ा सकता है, नहीं तो एलिमेंट्री में पढ़ाने के लिए यहाँ पर जोड़ दिया है प्लस एमएड, ये वर्तमान समय के लिए, इससे पहले आपका ये चीजें नहीं थी आपका, ठीक है। फिर इसमें क्या कहते हैं, इसमें और आगे देखिए, इसमें इंटर्नशिप शब्दों को में भी बदलाव किया। इन्होंने कहा कि इस आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि अभ्यास प्रशिक्षण को इंटर्नशिप शब्द नाम दिया जाए, जिसको टीचिंग प्रैक्टिस, याद रखेंगे ये भी टीचिंग प्रैक्टिस का, टीचिंग प्रैक्टिस का नाम बदलकर इंटर्नशिप रखा, इंटर्नशिप रखा है ना, इंटर्नशिप रखा जाए, ठीक है, इंटर्नशिप रखा जाए, ठीक है। इतने पॉइंट्स क्लियर है सबको, बताओ। सर बोले, हेलो, बोले सुन रहे। सर हम ये पूछ रहे थे, इसमें स्कूल सब्जेक्ट वाला वो नोट करा दीजिए, और एजुकेशनल सब्जेक्ट यही होगा ना तीनों? हाँ, एजुकेशनल सब्जेक्ट में आपका मनोविज्ञान, समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र आता है, जबकि शिक्षा आपको स्कूली सब्जेक्ट जो होते हैं क्लास 10 तक जो आप पढ़ते हो वो सब के सब जो है आपका स्कूली सब्जेक्ट में आता है, जिसमें आपको साइंस, मैथ होता है, फिर इसके बाद आपका होता है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, और आपका हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स आ गया, ज्योग्राफी आ गया, एक और है आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, और एक और कौन सा है आपका, सोशियोलॉजी सर? नहीं सोशियोलॉजी नहीं होता, पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, हाँ, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से हम खुद कर रहे नागरिक हैं शास्त्र रहता है उन लोगों का, राजनीति हाँ, 12 सिंगल से सब्जेक्ट 11 पॉलिटिकल साइंस से हम खुद यूजी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन बन जाए टीजीटी के लिए, तो पॉलिटिकल साइंस भी आपका हो जाए। तो चार विषय कौन से आपका, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, और आपका ज्योग्राफी है, ये चार आप में से दो आपके होने चाहिए यूजी में, ठीक है। तो ये इतना होता है, भाषाएं बताए वो सारा अलग हो, ये सोशल के सब्जेक्ट बताए हमने, ठीक है। स्कूली सब्जेक्ट में आपका संस्कृत भी आता है, हिंदी भी आता है, कला भी आती है, और तमाम सामाजिक चीजें आती है ना। ये सोशल सब्जेक्ट मैंने बताया कि सोशल में हम लोगों को कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है ना, बाकी और हमने बताया ना कक्षा 10 तक जितने विषय पढ़ाए जाते हैं सब के सब, ज्यामिति जो ज्योमेट्रिकल आर्ट होती उसका अलग, आर्ट वाली अलग होता है, आपका फाइन आर्ट है उसका अलग एग्जाम होता है इसी में, तो सब के सब इसी में मिले जुले होते हैं। सब जी मेरा हिंदी से एलटी था तो एक क्वेश्चन से बाहर हो गए थे, लेकिन ये है कि हिंदी के प्रिपरेशन के चक्कर में अपना एजुकेशन थोड़ा वीक होने लगा था, दैट्स वाई मैंने पूरी तरह से लेफ्ट कर दिया। अब नहीं जाना, टीजीटी मेरा 2 क्वेश्चन से रुका, तो अब नहीं जाना। बहुत अपने आप में हिंदी भी बहुत बड़ी है,
सभी विषय रीड अपने कर लो आप में तो सागर हैं, आप ठीक है, बहुत ज्यादा लेकिन हम कितना हमने अपने उसमें क्वेश्चन आते हैं। हमने अपने 3 साल 4 साल जिस सब्जेक्ट को दिए हैं, अब उसको छोड़कर हम दूसरे सब्जेक्ट पे नहीं जाएंगे ना। तो हाँ हमने इसमें एजुकेशन को काफी हद तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो अब मुझे नहीं लगता कि कहीं और मुड़कर जाना है। हाँ, कुछ दूरियां जी कुछ दूरी है सफलताओं से, वो सफलताएं जल्द से जल्द हम लोग को मिलेंगी अगर इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू वे में पढ़ते रहे तो। हाँ, हमें लगता है कि ऐसा कि हम लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीट और रिसाइकिल करके पढ़ लेंगे पूरा का पूरा ना। रिसाइकिल जी करके जी पढ़ेंगे बिल्कुल। तब हम लोग को ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस लेवल हम लोग का बढ़ जाएगा। ठीक,